हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 9 वैश्वीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इसके संबंधित जो भी नोट्स हैं वे मैं आप सभी को बताऊंगी। अब आज हम इस वैश्वीकरण में सबसे पहले जानेंगे कि वैश्वीकरण क्या है, इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या हैं और इसके राजनीतिक सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ते हैं और भारत का इसके संबंध में क्या नजरिया है और विश्व इसको किस तरह से प्रस्तुत करता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने निर्णय को दुनिया के एक क्षेत्रों में कार्यान्वित करते हैं जो दुनिया के दूरवर्ती क्षेत्र में व्यक्तियों के व्यवहार के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अर्थात वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने निर्णय को दुनिया के क्षेत्रों के रूप में कार्यान्वित करते हैं जिससे कि दुनिया के जो दूरवर्ती क्षेत्र हैं उनमें संबंधित जो व्यक्ति हैं उनके व्यवहार के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सके। एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण का बुनियादी तत्व प्रवाह है। प्रवाह कई प्रकार के होते हैं जैसे वस्तुओं, पूंजी, श्रम और विचारों का विश्व के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में मुक्त प्रवाह अर्थात आदान प्रदान। वैश्वीकरण को भूमंडलीयकरण भी कहते हैं क्योंकि यह एक बहुआयामी अवधारणा है। यह न तो केवल आर्थिक परिघटना है और न ही सिर्फ सांस्कृतिक या राजनीतिक परिघटना। अब वैश्वीकरण के उदाहरण क्या है? पहला है विभिन्न विदेशी वस्तुओं की भारत में उपलब्धता। दूसरा है युवाओं को कैरियर के विभिन्न नए अवसरों का मिलना। किसी भारतीय का अमेरिकी कैलेंडर या समय अनुसार सेवा प्रदान करना। चौथा है फसल के खराब हो जाने से कुछ किसानों द्वारा आत्महत्या कर लेना। पांचवा है अनेक खुदरा व्यापारियों को डर है कि रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लागू होने से बड़ी रिटेल कंपनियां आएंगी और उनका रोजगार छिन जाएगा। छठा है लोगों के बीच आर्थिक असमानता में वृद्धि। तो ये सभी इसके वैश्वीकरण के उदाहरण हैं और नोट लिखा है कि ये उदाहरण सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकृति के हो सकते हैं। अब इसके वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव क्या है कि वैश्वीकरण होने से क्या होता है? पहला है वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रवाह होता है। दूसरा है रोजगार के अवसरों का उत्पन्न होना। तीसरा है तकनीकी एवं शिक्षा का आदान प्रदान। चौथा है जीवन शैली में परिवर्तन। पांचवा है विश्व के लोगों से जुड़ाव होना और छठा है आर्थिक मजबूती प्रदान करना, आत्मनिर्भर बनाना। अर्थात वैश्वीकरण की जो मतलब विश्व से संबंधित जो भी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक ऐसी अवधारणा जिसके द्वारा मतलब हम अपने विचारों का, हम अपनी वस्तुओं का क्रय विक्रय का, विनिमय का, मूल्य का आदान प्रदान दूसरे राष्ट्रों के साथ करते हैं तो उनके द्वारा ये सभी सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। अब इसके नकारात्मक प्रभाव क्या है? लघु कुटीर उद्योग का पतन, अमीर अधिक अमीर और गरीब अधिक गरीब हो रहे हैं। सांस्कृतिक पतन हो रहा है, आर्थिक गतिविधियों का विदेशी कंपनियों का वर्चस्व बढ़ रहा है और पूंजीपतियों का वर्चस्व भी बढ़ रहा है। अब वैश्वीकरण के कारण क्या है कि वैश्वीकरण को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? उन्नत प्रौद्योगिकी एवं विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव जिस कारण आज विश्व एक वैश्विक ग्राम बन गया है। इसके कारण वैश्वीकरण के कारण टेलीफोन, टेलीग्राफ, माइक्रोचिप, इंटरनेट एवं अन्य सूचना तकनीकी साधनों ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच संसार की क्रांति कर दिखाई है अर्थात संचार की क्रांति कर दिखाई है। पर्यावरण की वैश्विक समस्याओं जैसे सुनामी, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक ताप वृद्धि से निपटने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हुआ है और यह सब किसके कारण संपन्न हुआ है? वैश्वीकरण के कारण ही। वैश्वीकरण की विशेषताएं क्या है? पूंजी, श्रम, वस्तु एवं विचारों का गतिशील एवं मुक्त प्रवाह, पूंजीवादी व्यवस्था, खुलेपन एवं विश्व व्यापार में वृद्धि, देशों के बीच आपसी जुड़ाव एवं अंतर्निर्भरता, विभिन्न आर्थिक घटनाएं जैसे मंदी और तेजी तथा महामारियों जैसे एथेंस, कोविड-19, इबोला, HIV, एड्स, स्वाइन फ्लू जैसे मामलों में वैश्विक सहयोग एवं प्रभाव। वैश्वीकरण की अभिव्यक्तियां क्या है? पहला है राजनीतिक प्रकार से, दूसरा है आर्थिक प्रकार से, तीसरा है सांस्कृतिक अभिव्यक्ति। तो वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव किस प्रकार है? पहला पॉइंट है वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में कमी आई है। राज्य अब कुछ मुख्य कार्यों जैसे कानून व्यवस्था बनाना तथा सुरक्षा तक ही सीमित है।
अब बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का मुख्य निर्धारक बन गया है। राज्य की प्रधानता बरकरार है तथा उसे वैश्वीकरण से कोई खास चुनौती नहीं मिल रही है। इस पहलू के अनुसार वैश्वीकरण के कारण आधुनिक प्रौद्योगिकी के बूते राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा सकते हैं और कारगर ढंग से कार्य कर सकते हैं। अतः राज्य अधिक ताकतवर हुए हैं। ये तो थे वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव। नेक्स्ट है वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक एवं विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आर्थिक नीतियों का निर्माण। इन संस्थाओं में धनी, प्रभावशाली एवं विकसित देशों का प्रभुत्व बढ़ा है। आयात प्रतिबंधों में अत्यधिक कमी आई है। पूंजी के प्रभाव से पूंजीवादी देशों को लाभ, परंतु श्रम के निर्बाध प्रवाह न होने के कारण विकासशील देशों को कम नाम हुआ है। विकसित देशों द्वारा वीजा नीति द्वारा लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा है। वैश्वीकरण के कारण सरकारें अपने सामाजिक सरोकारों से मुंह मोड़ रही हैं और उसके लिए सामाजिक सुरक्षा कवच की आवश्यकता है। वैश्वीकरण के आलोचक कहते हैं कि इससे समाज में आर्थिक असमानता बढ़ रही है। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव। सांस्कृतिक समरूपता द्वारा विश्व में पश्चिमी संस्कृतियों को बढ़ावा मिला है। खाने पीने एवं पहनाव में विकल्पों की संख्या में वृद्धि हुई है। लोगों में सांस्कृतिक परिवर्तनों पर दुविधा उत्पन्न हुई है। संस्कृतियों की मौलिकता पर बुरा असर पड़ा है। सांस्कृतिक विभिन्नीकरण, जिससे प्रत्येक संस्कृति कहीं ज्यादा अलग और विशिष्ट हो रही है। अब भारत और वैश्वीकरण, मतलब भारत वैश्वीकरण को किस नजरिए से देखता है। आजादी के बाद भारत ने संरक्षणवाद की नीति अपनाकर अपने घरेलू उत्पादों पर जोर दिया ताकि भारत आत्मनिर्भर रहे। 1991 में लागू नई आर्थिक नीति द्वारा भारत वैश्वीकरण के लिए तैयार हुआ और खुलेपन की नीति अपनाई। वैश्वीकरण के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.5% वार्षिक की दर से बढ़ रही है, जो 1990 में 5.5% वार्षिक थी। भारत के अनिवासी भारतीय विदेशों में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत के लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अपना वर्चस्व स्थापित करने में कामयाब हो रहे हैं। आज भारतीय लोग वैश्विक स्तर पर उच्च पदों पर आसीन होने में सफल हुए हैं, क्योंकि वैश्वीकरण की नीति के कारण। अब वैश्वीकरण का विरोध हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वामपंथी विचारक इसके विभिन्न पक्षों की आलोचना करते हैं। राजनीतिक अर्थों में उन्हें राज्य के कमजोर होने की चिंता है। आर्थिक क्षेत्र में वे कम से कम कुछ क्षेत्रों में आर्थिक निर्भरता एवं संरक्षणवाद का दौर कायम करना चाहते हैं। सांस्कृतिक संदर्भ में इनकी चिंता है कि परंपरागत संस्कृति को हानि होगी और लोग अपने सदियों पुराने जीवन मूल्य तथा तौर तरीकों से हाथ धो देंगे। वर्ल्ड सोशल फोरम नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच है। इसके तहत मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा और महिला कार्यकर्ता आते हैं। 1999 में सिएटल में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक का विरोध हुआ, जिसका कारण था आर्थिक रूप से ताकतवर देशों द्वारा व्यापार के अनुचित तौर तरीकों के विरोध में हुआ। अब सांस्कृतिक समरूपता। सांस्कृतिक समरूपता का अर्थ है पश्चिमी संस्कृति का पूरे विश्व में फैलना, ताकि वह एक वैश्विक संस्कृति का रूप ले सके। सांस्कृतिक विभिन्नीकरण। सांस्कृतिक विभिन्नीकरण में विभिन्न संस्कृतियां दूसरी संस्कृतियों को अच्छी बातों को अपनी संस्कृति में शामिल करती हैं, जिस कारण प्रत्येक संस्कृति अनूठी बन रही है। संरक्षणवाद का क्या अर्थ है? 1991 से पहले अपने घरेलू उत्पादों को बचाने एवं एकाधिकार बनाए रखने हेतु विदेशी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाना ही संरक्षणवाद कहलाता है। सामाजिक सुरक्षा कवच। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई एवं नौकरी की सुविधा सरकार द्वारा उपलब्ध करवाना सामाजिक सुरक्षा कवच कहलाता है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर यहीं समाप्त होता है। इससे संबंधित नोट्स भी यहीं समाप्त होते हैं। अगली क्लास का इंतजार करते रहिए। तब तक के लिए अलविदा।